Hi guys, this is Siddharth and this is Vartika. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप कनाडा में रहते हो और आप यूएस जाना चाहते हो तो यूएस जाने के लिए आपको कौन सा वीज़ा लगाना है, उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। टूरिस्ट वीज़ा होता है, कौन से फॉर्म भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करोगे, इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और कैसे आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। चलो वर्तिका, मुझे ये बताओ कि अगर किसी बंदे को यूएस से जाना है फॉर विजिटर पर्पस, लाइक एज अ टूरिस्ट, अगर किसी बंदे को यूएस से जाना है तो उसको कौन सा वीज़ा लगाना होता है? तो अगर आपको एज अ टूरिस्ट यूएस जाना है तो उनका वीज़ा का नाम होता है B1 B2 वीज़ा। तो ये बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा दोनों सेम B1 B2 कैटेगरी में ही आते हैं। तो आपको ये वाला वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए आप ये भी बता दो कि उस वीज़ा को लगाने का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए एक्चुअली आपको एक फॉर्म फिल आउट करना होता है जिस फॉर्म का नाम है DS-160। तो DS-160 आपका जो फॉर्म है वो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी भरनी होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उस फॉर्म में क्या क्या होता है, तो आप स्टार्ट करते हो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, आपका स्टेटस इन कनाडा क्या है, आप रहते कहाँ पे हो, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह ये आपसे पूछता है। जैसे इट्स सेम एज एनी अदर फॉर्म यू फिल आउट, राइट। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया DS-160 का। और इसमें मुझे अब ये भी बताओ कि यूएस का वीज़ा लगाते टाइम कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं कंपेयर टू, लाइक अगर कोई बंदा कनाडा का वीज़ा लगा रहा है तो यूएसए के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं और क्या उसमें आपकी थोड़ी सी टिप्स रहेंगी लोगों के लिए? तो मैंने जब ये फॉर्म भरा था तो मुझे 3 चीज़ें काफ़ी डिफरेंट लगी। तो पहला तो क्या होता है, जब आप ये फॉर्म भर रहे होते हो तो ये आपसे आपके ट्रैवल प्लान्स पूछता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी टिकट कराकर ही यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है। आप कोई भी टेंटेटिव डेट्स फ्यूचर की दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको सियाटल जाना है। हम वैंकूवर रहते हैं, सियाटल पास है। मैंने बोल दिया कि मुझे 2 दिन के लिए सियाटल जाना है। मैंने कोई भी फ्यूचर की डेट्स ले ली, मैंने सियाटल का एक होटल उठा लिया, उसका एड्रेस गूगल से ले लिया, मैंने कुछ लैंडमार्क्स ले लिए, उनके एड्रेस भी गूगल से ले लिए, और मैंने एक आइटनरी अपनी बेसिक सी बना के डाल दी। इसमें आपको कोई भी रियल टाइम टिकट्स दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका DS-160 एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लगी वो जो काफ़ी डिफरेंट थी वो थी DS-160 आपका ना सोशल मीडिया प्रेजेंस जानना चाहता है। तो मतलब अगर आप फेसबुक पे हो या आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपके यूज़र नेम आपको देने होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी मतलब थोड़ा वियर्ड लगता है, बट आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका करेक्ट इन्फो है आप उसको भर दो। एंड इन केस अगर आप इतने सोशली एक्टिव पर्सन नहीं हो, आपका नहीं है, तो आप मत भी भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो भी भर रहे हो वो करेक्ट भरो। एंड तीसरी जो चीज़ मुझे लगी कि जब हम कनाडा का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक प्राइमरी एप्लीकेंट होता है और उसके नीचे 2-3 डिपेंडेंट्स होते हैं, बट यूएस के फॉर्म में ऐसा नहीं होता। अगर तो आप अडल्ट हो तो आप सबका एक अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मेरा एक डिफरेंट फॉर्म है, और सिद्धार्थ है तो उसका डिफरेंट है, या मेरे पेरेंट्स हो गए तो उन दोनों का अलग अलग फॉर्म है। तो ये मुझे 3 जो चीज़ें थी काफ़ी डिफरेंट लगी यूएस के फॉर्म में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म जो अभी तक हमने भरे हैं। राइट। तो अगर मैं प्रोसेस का आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो सबसे पहले आपको जाना है, DS-160 फॉर्म का नाम है। उस फॉर्म को आपको फिल आउट करना है जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। वही जो वर्तिका ने सारा कवर कर चुकी है वर्तिका ऑलरेडी। वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद का स्टेप बताओ वर्तिका, उसके बाद क्या होगा? तो एक बार आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी, आपका लास्ट स्टेप है आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो की भी गाइडलाइंस जो हैं वो आपको फॉर्म में दी होती है। यहाँ पर आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, DS-160 US वीज़ा फ़ोटो रिक्वायरमेंट करके आप डाल सकते हो, आपको मिल जाएंगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एक कलर्ड फ़ोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, रीसेंट होनी चाहिए। रीसेंट का मतलब होता है विदिन 6 मंथ्स यहाँ पे। उसके अलावा आपकी विदाउट ग्लासेस, नो एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, आपको एक ऐसी फ़ोटो क्लिक करवा के वो अपलोड कर देनी है। एक बार आपने अपनी ये फ़ोटो अपलोड कर दी तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन फ़ीस पे करना, और उसके बाद आपको अपनी इंटरव्यू डेट बुक करनी होती है। राइट। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ कि जैसे वर्तिका फ़ोटोज़ की कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रही थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडियोज़ होते हैं, सबको पता होता है। आप कहीं पे भी जाकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। नॉर्मली अगर आप यूएस वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ कहीं पे भी क्लिक कराओगे यहाँ पे, तो नॉर्मली वो चार्ज करते हैं अराउंड $20। उसमें आपको 2 फ़ोटोज़ दे देंगे और सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो बनाते हैं।
तो ये हो गया फ़ोटोज़ के बारे में, और उसके बाद आपने फॉर्म अपना सबमिट करना है एंड यू आर गुड टू गो। सो गाइस, जब आपने पूरा अपना फॉर्म भर लिया है, उसको सबमिट करने वाले हो, तो नंबर आता है फ़ीस पेमेंट का, या जो भी उसका अमाउंट है आपको जो पे करना है। तो वर्तिका, उस बारे में बताओ कि इस वीज़ा को लगाने में कितने पैसे लगेंगे और क्या उसकी कॉस्ट है, हर चीज़ को इंक्लूड करके। तो अगर मैं आपको DS 160 का एप्लीकेशन फ़ी बताऊं तो उसका एप्लीकेशन फ़ी है 160 USD या फिर 220 CAD पर पर्सन। तो ये पर पर्सन के बारे मैं आपको पर पर्सन का बता देती हूँ। इसके अलावा इसमें एक और कॉस्ट होती है। तो एक बार आप अपनी ये एप्लीकेशन फ़ी भरते हो ना, तो वो आपसे ये पूछता है कि आपको अपना पासपोर्ट पिकअप कहाँ से करना है। तो उसके अंदर या तो आप फ्री पासपोर्ट पिकअप चूज़ कर सकते हो। फ्री पासपोर्ट में क्या होता है, आपके घर के पास में जो भी लोकेशंस होंगी आपको उसके ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको जहाँ भी फीजिबल लगता है वहाँ जाके पिकअप कर सकते हो जब आपका वीज़ा स्टैम्प होके आता है। या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो जिसमें आप $25 एक्स्ट्रा दो और वो आपके घर में ही आपका पासपोर्ट पार्सल कर देते हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो 160 USD आपका या फिर 220 CAD आपका एप्लीकेशन फ़ी प्लस आपका डिलीवरी जो कॉस्ट है, अगर आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो ये तो ज़ीरो, अगर आप जाके पिकअप करोगे या फिर $25, तो ये हो जाता है। और एक बार आपने अपनी सारी फ़ीस पे कर दी, फिर आपका नंबर आता है अपना इंटरव्यू शेड्यूल करने का। राइट। तो इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब आपने एप्लीकेशन फ़ीस अपनी पूरी पे कर दी है, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करनी होती है। तो उस बारे में बताओ वर्तिका, उसका क्या प्रोसेस है? तो करंटली जो वेट पीरियड चल रहा है ना इंटरव्यू का, वो काफ़ी लंबा चल रहा है। तो अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो एटलीस्ट लाइक 15 to 18 मंथ्स का वेटिंग चल रहा है, और अगर मैं BC की बात करूँ तो 12 to 15 मंथ्स का वेटिंग चल रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, एक बार आपने अपनी फ़ीस पे कर दी, फिर आप उस लिंक पे जाते हो जहाँ पे आपको शेड्यूल करना है अपना इंटरव्यू। तो उसमें आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपको लेटेस्ट डेट मिल रही है, चाहे 1 साल बाद की मिल रही है, चाहे 15 महीने बाद की मिल रही है, आप पहले वो एक डेट सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा, आपकी डेट एक कंफर्म हो गई है। उसके बाद एक बार वो कंफर्म हो जाती है, फिर आपके पास रीशेड्यूल का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है US वीज़ा इंटरव्यूज़ में। राइट। जैसे नॉर्मली यहाँ पे कैसे होता है ना, क्योंकि इसका वेट टाइम इतना ज़्यादा होता है, आपको डेट ही साल डेढ़ साल बाद की मिलती है। तो इवन मैंने जो अपने हमने भी अपने जो वीज़ा में किया था, वो ये किया था कि इंटरव्यू डेट पहले ले ली थी, उसके बाद रात को 12-1 बजे के आसपास उसको रीशेड्यूल कराया और हमें 6 मंथ्स पहले की डेट मिल गई थी। तो बहुत बार ऐसे होता है, आप रात को अगर चेक करोगे आपको विदिन नेक्स्ट वीक की भी डेट मिल जाएगी। तो ये एक क्विक तरीका होता है कि आपको अगर जल्दी इंटरव्यू डेट लेनी है तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इसमें यहाँ पे एक और चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे लोगों ने थोड़ा बिजनेस सा बना रखा है कि आप अगर मार्केट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा कि हम $100 या $50 या जितना भी वो चार्ज कर रहे हैं उसमें आपको अर्ली वीज़ा अपॉइंटमेंट्स दिलवा देते हैं। बट बहुत बार उसमें ना थोड़ा फ्रॉड भी हो जाता है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे किसी को भी पैसे देकर करवाओ। आप खुद ही रात को जाकर उसको रीशेड्यूल कर लो और आपको जल्दी की डेट मिल जाएगी। दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। या क्योंकि जब आप इनको पैसे देते हो ना, तो आपको अपने क्रेडेंशियल्स भी देने पड़ते हैं इनको, और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को आपको देनी पड़ती है। तो आप खुद ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। राइट। अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ट्रस्टेड बंदा है या पूरा उनका प्रॉपर काम चलता है इस पे, तो अलग चीज़ है। बट मार्केट प्लेस के थ्रू किसी को भी ऐसे ही अपनी डिटेल्स मत दो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसके बाद जब आपने इंटरव्यू अपना सेलेक्ट कर लिया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि आपको जिस दिन आपका US वीज़ा का इंटरव्यू है, तो उस दिन का बताओ वर्तिका, कितनी देर पहले जाना होता है, क्या क्या अंदर ले जाना अलाउड होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बता दो। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आपको वो 1-2 हफ्ते पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो आपका जब भी इंटरव्यू होता है उससे 1-2 हफ्ते पहले आपको ईमेल आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आपके US वीज़ा में, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट फॉर श्योर रिन्यूड होना चाहिए, मतलब मोर देन 6 मंथ्स की उसमें वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका DS 160 का पूरा प्रिंट आउट, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसका आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। तीसरी चीज़, जो आपको ईमेल आया है जिसमें आपका इंटरव्यू डेट कंफर्म है, आपको उस पूरे ईमेल का एक प्रिंट आउट चाहिए होता है। फोर्थ चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपका स्टेटस इन कनाडा, जो भी आपका उसका डॉक्यूमेंट है, आपका PR हो गया, आपका स्टडी परमिट, वर्क परमिट, वॉट एवर इट इज़, आप वो उसका एक कॉपी भी ले जाओ और ओरिजिनल भी ले जाओ, मतलब आपको पता नहीं कब क्या मांग ले, राइट। उसके अलावा आपको जो भी लगता है आपके सिचुएशन में डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका बच्चा है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ आपको जो लगती है वो वहाँ मांग सकते हैं टू बी प्रूवन, आप वो फॉर अ सेफर साइड ले जाओ। बट उस ईमेल की रिक्वायरमेंट के
उसके हिसाब से मेनली आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका पासपोर्ट, DS-160, एप्लीकेशन फॉर्म जो ईमेल का प्रिंट आउट हो गया, और आपका स्टेटस इन कनाडा का एक प्रूफ। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आपको, डॉक्यूमेंट्स में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है उसमें आपको फ़ोटो का बताना भूल गई, तो आपको रीसेंट 6 मंथ्स वाली 2 फ़ोटो की कॉपीज़ भी लेके जानी होती है। सेम एस्पेक्ट रेशियो होता है, जैसे सिद्धार्थ ने बोला था कि आप किसी के पास भी जाओगे वो आपको फ़ोटो दे देंगे और वो पीछे बैक में स्टैम्प कर देते हैं कि कौन सी डेट पे वो फ़ोटो ली गई है, तो वो प्रूफ हो जाता है कि ये रीसेंट 6 मंथ्स की फ़ोटो ही है। तो ये सारे जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो अब दिन आ जाता है आपका इंटरव्यू का। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाफ़ एन आवर पहले चले जाओ अपने इंटरव्यू डेट से, लाइक जिस दिन भी आपका जो भी टाइम है उससे हाफ़ एन आवर पहले चले जाओ। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिकमेंड करूँगा कि अननेसेसरीली चीज़ें मत लेके जाओ। फ़ोन आई थिंक सभी लेकर आते हैं, तो फ़ोन का वो अरेंजमेंट कर देते हैं, बाहर अलग से जगह होती है वहाँ पर रख सकते हो। बट हर चीज़ मतलब जो नेसेसरी है वो ले जाओ, लाइक वॉलेट में आपका कार्ड वार्ड हो गया, फ़ोन हो गया, बट बेमतलब की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मत लेकर जाओ, तो वो आप बाहर रख सकते हो। आपको उसके बाद अंदर ले जाकर आपका इंटरव्यू करेंगे। तो वर्तिका, मुझे इंटरव्यू के बारे में बताओ, नॉर्मली वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, आपसे क्या पूछा था उन्होंने? तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, जब आप वहाँ जाते हो तो आपका पहले वो बायोमेट्रिक करते हैं, बायोमेट्रिक के बाद मतलब बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स पूरे आपके ले लेंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ऑफिसर के पास। तो बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू था, मतलब 5-7 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू हो गया था। तो जो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि आप US में आपका जाने का पर्पज़ क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आप B1 B2 लगा रहे हो तो आप टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हो, तो आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि कनाडा में आप क्या करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, थोड़ा बहुत बेसिकली किस डेजिग्नेशन पे कर रहे हो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने क्या क्या कर रही हूँ मैं। एंड थर्ड उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप कौन सी US में कौन सी स्टेट में जाना चाहते हो। तो मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को सियाटल ही पता था, ये पास में ही है, तो मैंने बोल दिया कि मैं सियाटल जा रही हूँ, और टाइम वाइम कुछ नहीं पूछते। उसके बाद दैट्स इट, वो 3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने और वीज़ा प्रूव करके भेज दिया। राइट। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझसे भी उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे। सबसे पहले तो ये पूछा था आप करते क्या हो, तो मैंने बता दिया था हमारी जो यहाँ पे जॉब है, कौन आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा आपकी ट्रिप का पर्पस क्या है, तो वो ट्रैवल पर्पस हो गया। देन आप जाना कहाँ चाहते हो, तो आप कोई भी एक सिटी का नाम ले सकते हो। ये बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उनको। उसके बाद अगर लगा कि बंदा सही है और ट्रैवल पर्पस इसके लिए ही जा रहा है, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर उनको कुछ डाउट होता है, उनको कुछ कुछ लगता है कि कुछ और भी केस हो सकता है, तो वो ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं इनटू क्वेश्चनिंग। उसके बाद का प्रोसेस बताओ वर्तिका, इंटरव्यू के बाद क्या होता है? तो एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट रखने के बाद आपका वो वीज़ा लगा के भेज देते हैं विदिन 15 डेज़। जो भी आपने मेथड चूज़ किया था पेमेंट के टाइम पे, अगर आपको पिकअप करना है तो आप पिकअप करो, आपको मैसेज आ जाएगा या आपके घर पे आ जाएगा, जो भी आपने चूज़ किया है। US वीज़ा एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट होता है। US वीज़ा फॉर इंडियन नेशनल्स, अगर मैं इंडियन नेशनल्स की बात करूँ तो उनके लिए 10 ईयर्स का आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पासपोर्ट वैलिडिटी। लाइक अगर आप कैनेडियन वीज़ा आपने देखा होगा, अगर आपका विजिटर वीज़ा आपके पेरेंट्स का आया होगा, तो वो आपकी उनकी पासपोर्ट की एक्सपायरी के बेस्ड पे आता है, लेकिन US वीज़ा 10 ईयर्स का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपायरी आ जाता है। राइट। तो यही चीज़ थी। आई थिंक हमने आपको पूरा ओवरऑल प्रोसेस वगैरह हर चीज़ समझा दिया डिटेल में, और आप भी अपना वीज़ा लगाओ, अप्रूव हो जाएगा, बढ़िया US वगैरह जाओ। तो यही था इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।